तो अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस तरह से हमने लिया। और हम लोग मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास जो है इस तरह से वेक्टर है। इस वेक्टर का मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं बोल देता हूँ ये जो है कुछ आर वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कुछ आर होगा कि आर वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड कुछ आर है, मतलब ये वेक्टर का लेंथ क्या है, आर है। ठीक है, और ये वेक्टर हम लोग कह सकते हैं कि मान लो कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही है कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, सोच के अगर देखिए हम लोग तो सिंपल लिटरल मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर लोग बात करेंगे तो कंपोनेंट का मतलब होता है उसके पार्ट्स। कोई मशीन की अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग पार्ट्स को हम लोग अलग अलग कंपोनेंट बोलते हैं। वैसे ही अगर हम लोग इस वेक्टर को थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो हम लोग चाहें तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमको समझ में आ रहा है कि क्या क्या इसका मीनिंग होता है। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला लेंथ को मैं बोल देता हूँ कुछ x नाम बोल दे सकते हैं। x डायरेक्शन में लेंथ है तो इसको मैं कुछ x नाम देता हूँ, और ये वाला लेंथ को मैं कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि ये y डायरेक्शन में लेंथ है तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ y। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसको x और इसको दे दिया y। ठीक है, अब हम लोग ये इसका लेंथ हम लोग जानते हैं कितना है, इसका लेंथ हम लोग कितना है r, हमको पता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x बाई अगर मैं लिखूंगा r, अगर मैं लिखता हूँ x बाई r तो ये क्या होगा, x बाई r क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। सोच के देखो, x बाई r जो है ये कोस थीटा हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया कोस थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे गौर करूँ तो ये वाला लेंथ जो है ये इसके पैरेलल, इसलिए ये y होगा। जैसे अगर इसको मैं y नाम दिया हूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला लेंथ y है। अब मैं अगर बात करूँगा इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल को मैं इस केस में मैं कह सकता हूँ कि ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अब मैं अगर यहाँ पे चाहूँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं y बाई आर, तो y बाई आर क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा गौर करते हैं, बस देखते हैं पहले इसको क्या होता है। तो y बाई आर हो गया कोस 90 माइनस थीटा, तो y को मैं लिख सकता हूँ r कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, r कोस 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वेक्टर, इसको x वेक्टर, अगर मैं इस वेक्टर को अगर मैं x नाम देता हूँ तो ये इस वाले वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, x i के। अगर इसको मैं एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा x i के। सिमिलरली अगर इसको अगर एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए तो y j के बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, x i के और y j के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो वेक्टर r है, ये वेक्टर r बना कैसे है, ये वेक्टर r बना कैसे है, तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर r इक्वल टू x i के प्लस y j के। इन दोनों वेक्टर के सम से ये वेक्टर बना है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x जो है, ये जो है ये इस वेक्टर का क्या है, इस देखो ये और ये इस वेक्टर का कंपोनेंट बना, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये वेक्टर बना है, इन दोनों के सम से ये वेक्टर बना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x और y क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। तो हम लोग क्योंकि इन दोनों से मिलके ये वेक्टर बन रहा है, देखे ना हम लोग पैरेललोग्राम मेथड, ये x वेक्टर, ये y वेक्टर और दोनों मिलके। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दिस x एंड y इज कंपोनेंट ऑफ r। ठीक है ना, x और y जो है मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, x वेक्टर इसको नाम दे देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ y वेक्टर इक्वल टू y के, x वेक्टर इक्वल टू x i के। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे x वेक्टर और y वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ r। ठीक है, अब अगर मैं ये तो हो गया
ये वेक्टर के टर्म में बोलेंगे तब। अगर मैं मैग्नीट्यूड, ये आर वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में बोलूंगा तो बोलूंगा एक्स एंड वाई इज कंपोनेंट ऑफ आर, ठीक है ना। आर वेक्टर का जो है, आर का जो है ये कंपोनेंट है, ये वेक्टर का ये कंपोनेंट है। इसी को जो है अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक्स का वैल्यू कितना है आर कोस थीटा। तो एक्स वाला कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट है इस वेक्टर का, वो कितना है आर कोस थीटा। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये बात, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आर कोस थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा y कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा क्या आर कॉस 90 माइनस थीटा, इसको मैं आर साइन थीटा भी बोल सकता हूं। तो ये हो गया इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, मतलब इन दोनों से मिलकर ये बना था। तो बेसिकली अगर हम लोग गौर से देखेंगे, अगर बहुत गौर से देखा जाए तो किसी वेक्टर का अगर किसी दूसरे वेक्टर की तरफ, ये भी तो एक वेक्टर है भाई, एक्स डायरेक्शन की अगर बात करेंगे, एक्स एक्सिस भी तो एक वेक्टर है। एक्स एक्सिस क्या है एक वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में अगर मुझे एक वेक्टर लिखना होगा तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई है, और मैं इस लेंथ को ले लिया तो ये एक वेक्टर बनता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर आर वेक्टर का एक्स वेक्टर की तरफ या एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा ये आर कोस थीटा, और इसी आर वेक्टर का वाई एक्सिस की तरफ अगर कंपोनेंट लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग इसी से यहाँ पर से जो है कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे कि कोई भी वेक्टर का अगर दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट लेना है तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर इसके बीच का एंगल हमको पता नहीं होता, जैसे ये वाला थीटा, तो मैं इसका ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा ये हम नहीं लिख सकते थे। लिख सकते थे अगर ये वाला पॉइंट दिया होता तब, लेकिन वेक्टर अगर कोई दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहे। एक वेक्टर का लेंथ दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस वेक्टर का अगर एंगल दिया हुआ नहीं रहता तो मैं इसका ये कंपोनेंट नहीं निकाल पाता। अब ये वाला एंगल पता था, इसलिए मैंने अपने आप ये 90 माइनस थीटा करके लिख लिया था, ठीक है, और मैंने इसका y कंपोनेंट y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिया था। तो यहाँ पे किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ अगर कंपोनेंट निकालना है तो हमको उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट, इफ वी वांट कंपोनेंट of a vector in direction of other vector, angle between the vectors, angle between the both vectors should be नोन। इन दोनों के बीच का अगर एंगल हमको पता होगा तो हम लोग कंपोनेंट लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। पहली बात तो हम लोग ये समझे। दूसरी बात हम लोग यहां से क्या समझते हैं, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे एक चीज समझे कि कंपोनेंट जो है अगर एंगल पता है, ठीक है, तो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है कोस थीटा, इसका जो वेक्टर है उसका कोस थीटा। जैसे if angle between the vectors are given, then component of one vector along other vector along another vector is magnitude of
फर्स्ट वेक्टर इंटू cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन देम। ठीक है, थीटा सिंपली क्या है? एंगल बिटवीन देम। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था तो r cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा था, r cos 90 माइनस थीटा। ये साइन थीटा हो गया वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, इसलिए मैंने r cos 90 माइनस थीटा किया है और ये r sin थीटा बन गया। वो फाइनल जो होगा अलग बात है, लेकिन किया तो यही है, cos थीटा। अब जैसे हम लोग सिंपल अगर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे a वेक्टर और दूसरा वेक्टर है b, इसके बीच का एंगल थीटा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, मतलब a का कंपोनेंट b की तरफ, ठीक है ना, तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, तो ये सिंपली लिखेंगे a cos थीटा। हम लोग क्या किए? a का कंपोनेंट निकाल रहे हैं किसके तरफ? b के तरफ। ठीक है, तो कंपोनेंट जिसका होगा, जिसका कंपोनेंट होगा उसका cos थीटा। कंपोनेंट किसका है? a का। कंपोनेंट a का, उसका cos थीटा। अगर हमसे यहां पे कहा जाए कि कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, तो मैं यहां पे करूंगा b cos थीटा। कंपोनेंट किसका है? b का, तो जिसका कंपोनेंट है उसका cos थीटा। तो कंपोनेंट लिखने के लिए सबसे पहली बात हमको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर पता है तो हम लोग सीधा cos थीटा कर देंगे उसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। तो सिंपल हमको इसका कंपोनेंट इसका a का कंपोनेंट b की तरफ इस तरह से मिलेगा। a और b के बीच का एंगल है ये b और a के बीच का एंगल है। तो ये लिखने का तरीका है, कंपोनेंट लिखने का तरीका। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे हमको एंगल पता था, लेकिन ये वाला एंगल तुमको पता नहीं था। तो देखो यहाँ पे ये एंगल हमको पता नहीं था, लेकिन हमको एक बात यहाँ पे पता था, वो बात ये कि देखो ये वाला अगर थीटा है तो ये क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अपने आप ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है, इसलिए मैंने अपने आप से 90 माइनस थीटा लिख दिया था। हालांकि इसके बीच का एंगल पता नहीं था, फिर भी हम 90 माइनस थीटा लिख सकते थे, इसलिए लिख दिए। अब अगर हमारे पास ऐसा होता है, अगर हमें ऐसे दिया गया है एक वेक्टर p और ये वेक्टर है q और एक वेक्टर है r, और हमसे कहा गया है कि इसके बीच का एंगल जो है ना अल्फा है। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कंपोनेंट, यहां पर हमसे कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ q अलोंग p, कंपोनेंट ऑफ q अलोंग p। सिंपल, कुछ नहीं करना है, q cos अल्फा, हम लोग सिंपल q cos अल्फा कर देंगे। अब अगर हमसे कहा जाएगा कंपोनेंट ऑफ q अलोंग p, ठीक है, तो ये हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि ये वाला एंगल हमको पता नहीं है और कोई दूसरा जरिया भी नहीं है, या कोई ऐसा हमको चीज दिख भी नहीं रहा है कि जिससे हम ये एंगल निकाल पाए। अगर ऐसा होता कि ये पूरा एंगल दिया हुआ होता, जैसे अगर हमको ये पूरा एंगल दिया होता तब मैं ये एंगल पता कर भी सकता था, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया हुआ अगर है, सिर्फ ये वाला एंगल है, तो हम लोग इसका कंपोनेंट इधर नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल नहीं पता है। तो हियर वी कैन नॉट फाइंड, है ना, यहां हम नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा फाइनल फुल मतलब कंक्लूजन यही है यहाँ पे कि कंपोनेंट बताने के लिए एक वेक्टर का दूसरे की तरफ उन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर एंगल पता है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो उस वेक्टर को जिसका कि कंपोनेंट निकालना है, और नहीं पता है तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका, और हमेशा cos थीटा ही होगा जहां भी, हालांकि ये sin थीटा बना है लेकिन एक्चुअल में इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा था। ठीक है, इसलिए ये sin थीटा बना है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है आगे एक तो छोटा छोटा सिंपल सा जो है एग्जाम्पल टाइप का चीज देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ये एक वेक्टर है, कुछ भी मैं नाम देता हूँ a,
और दूसरा वेक्टर है ये बी, और इसके बीच का एंगल जो है ये थीटा है। अब हमसे बोला गया बताओ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी अगर पूछा गया तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ए कोस थीटा, ठीक है। ये बी एक क्या है, डायरेक्शन हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है, इसको हमको बी की तरफ जो है कंपोनेंट निकालना था, तो मैंने ए कोस थीटा सिंपली कर दिया। अब यहाँ पे और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेता हूँ ये एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है ये बी, और इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर हमसे कहा गया है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अगर हमसे यहाँ पे कहा जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए बी अलोंग ए, अगर हमको ऐसे करने के लिए कहा गया है तो हम लोग सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बी कोस 120 डिग्री, बी कोस 120 डिग्री करते हैं तो कोस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा -b/2। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये माइनस साइन का मतलब क्या होता है। माइनस साइन का सिंपल मतलब ये वो है कि इसका कंपोनेंट अगर इसके तरफ लिखेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट जो आएगा ये इसका उल्टा आएगा। b का कंपोनेंट अगर हम लोग a की तरफ लिखते हैं तो b का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन के उल्टा आएगा, इसलिए माइनस साइन आएगा, और उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा b/2। तो अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करके देखें तो इसका कंपोनेंट जो होगा कुछ ये वाला होगा, ये वाला इसका कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा b/2, ये वाला रहेगा, ठीक है। अब -b/2 आने का वजह क्यों है, क्योंकि इसका कंपोनेंट जो है एक्चुअल में पीछे है, उल्टा है ना, यहाँ पे इसका कंपोनेंट इसके पीछे है, उल्टा है, इसलिए -b/2 आएगा। इसका कंपोनेंट इस साइड में नहीं होगा, इसके कंपोनेंट का जो डायरेक्शन होगा इधर नहीं होगा, इसके कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके पीछे। ये समझना है हमको इससे, ठीक है। तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम, हम लोग सीधा जो है क्या करेंगे, कोस थीटा कर देंगे जो भी वेक्टर आ रहा है। अब कई लोग क्या होता है कि इसमें इस केस में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो है कई लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ये वेक्टर दिया हुआ है हमको और ये 120 डिग्री है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री, ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में इजीली लिख सकता हूँ, ये b है तो ये b cos 60 हो जाएगा, ये b/2। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग कंपोनेंट की नेगेटिव आया, क्योंकि मैंने इसका कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में लिखा था इसलिए नेगेटिव आया। अगर मैं इसका कंपोनेंट -a के डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, अब ये तो -a का डायरेक्शन ही है ना, ये अगर a वेक्टर है तो ये वाला डायरेक्शन किसका है, -a का, इसलिए इसका कंपोनेंट को जब हम लोग सोल्व किए तो ये आया b/2, b cos 60, लेकिन किधर, -a के तरफ, a के तरफ ही कंपोनेंट नहीं है। तो इस बात को समझना है, तो ऐसे लिख देते हैं लोग, और ऐसे भी लिखने से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसकी कंपोनेंट की बात करूंगा तो हम लोग सीधा कोस करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। हम लोग एक मेथड से चलेंगे और उसी को हर जगह यूज करेंगे, फिर यहाँ पे एंगल लेंगे, इधर एंगल लेंगे, तो फिर हो सकता है कि अभी गलती हो जाए। जब इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम लोग जो है अपने हिसाब से इधर भी एंगल लेकर के जिधर भी एंगल लेना है लेकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये हो गया कंपोनेंट है। और भी कोई चाहे तो और भी कर सकता है, बहुत कुछ इसमें कर सकता है। जैसे अगर मैं कहूँगा कि चलो ठीक है ये वाला एंगल तो क्या 60 डिग्री, कोई कहेगा कि ये वाला एंगल तो 30 डिग्री है, ठीक है। तो कोई कहेगा इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, कोई अगर कहेगा बी का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, तो उसको वो बी साइन बी कोस 30 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं गया था, लेकिन चाहे लिखना जरूरत के हिसाब से, अगर जरूरत हो इसका हमको वाई कंपोनेंट का वाई डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल पता है तो बाकी सब कंपोनेंट
लिखा जा सकता है। तो इसका कंपोनेंट इधर भी हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, या इसी चीज को हम लोग जो है ऐसे बोल सकते हैं बी साइन 90 माइनस 60, क्योंकि ये वाला एंगल 90 माइनस 60 होगा, तभी तो 30 आया है। तो बात देखिए, इसका मतलब और इसका मतलब देखिए, तो कहने का मतलब ये है कंपोनेंट करने का तरीका एक ही है, जो एंगल दिया है उसका कोस थीटा कर दो। उसके अलावा काम हम लोग चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे मुझे ये एंगल पता है तो मैं इधर का एंगल लिख सकता हूँ, तो मैं सीधा सीधा इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिख सकता हूँ, और इसका कंपोनेंट आया भी इसी डायरेक्शन में है। -b/2 का मतलब क्या हुआ, जिधर मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ a की तरफ, उधर नहीं आएगा, उसका उल्टा आएगा, इसलिए माइनस आएगा। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको 60 डिग्री करके इसका पीछे में कंपोनेंट निकाल लिए, पीछे में, और इसका पीछे में कंपोनेंट होने का मतलब ये -a के डायरेक्शन में कंपोनेंट होना। उसी तरह से इसका अगर हम लोग चाहेंगे कि चलो मैं वर्टिकल वाला भी कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ, हालांकि वर्टिकल का एंगल नहीं दिया था, लेकिन हम लोग अपने मन से इसका एंगल को थोड़ा सा गौर से इसको देखेंगे, इसका एंगल लिख करके इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है कंपोनेंट का काम करते हैं हम लोग। तो बेसिक बात यहाँ पे यही है कि जिस डायरेक्शन के साथ कंपोनेंट निकालना है उसका हमको मैग्नीट्यूड पता होना, उसका डायरेक्ट बीच का एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता अगर होता है, ठीक है, और जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो इजीली हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है और इस तरह का एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइम का देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q, और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाए कंपोनेंट ऑफ Q along P, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे Q cos 150, ठीक है ना। cos 150 का वैल्यू जो भी आ जाएगा Q इंटू -√3/2, ठीक है। cos 150 का वैल्यू होता है -√3/2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos 180 -30, और 180 -30 होता है -cos 30। 180 माइनस cos, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। और 180 माइनस थीटा माइनस थीटा ही होता है, तो cos -cos थीटा, तो इसलिए हो गया -cos 30। लिख ही देता हूँ मैं इसको, -cos 30, और ये हो जाएगा Q इंटू -√3/2, तो ये हो जाएगा -Q -√3/2Q, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये बात आ गया, इसका नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में नहीं होगा, इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो कंपोनेंट होगा ये इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। मतलब ये वाला अगर एंगल 150 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला Q cos 30, और Q cos 30 होता है Q इंटू √3/2Q। अब ये पॉजिटिव आया, क्यों आया, क्योंकि मैं पहले ही ये मान के कंपोनेंट, मैं पहले एंगल किसके साथ लिया हूं, P के साथ नहीं लिया हूं, -P के साथ एंगल लिया। मैंने एंगल किसके साथ लिया है, -P के साथ। अब -P के साथ एंगल लिया, तो यार ये वाला वेक्टर अगर A है तो इसका जस्ट उल्टा जो वेक्टर होगा इसको माइनस से बोलेंगे, सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है, उल्टा वेक्टर तो माइनस है, तो ये वाला एंगल -P के साथ है, इसलिए इसमें जो है नेगेटिव साइन नहीं आया। ये वाला कंपोनेंट किसकी तरफ है, P के तरफ है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन है। क्यों, क्योंकि ये P के तरफ नहीं है, -P के तरफ है, पीछे कंपोनेंट इसका, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात आता है, उस बात को, अच्छा यहाँ पे और एक बात देख लेते हैं। अगर इसी का मुझसे कहा जाए कि बताओ वर्टिकल कंपोनेंट, ये अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जाए, ये 30 तो ये 60, मैं इसको बोल सकता हूँ Q cos 60, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट लिखने का तरीका है, इस तरह से कंपोनेंट जो है हम लोग लिख सकते हैं किसी का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और है जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए, वो है प्रोजेक्शन। हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सिंपल। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, इस बात को समझते हैं। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट समझ लो कि
क्या कहते हैं, सिनोनिम है, मतलब सिनोनिम की तरह है, मतलब एक ही चीज है। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही चीज है। जैसे देखो हम लोग जैसे मान लेते हैं प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब अगर समझा जाए, सिंपल मीनिंग, तो प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना। जैसे प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे इमेज बनाते हैं, तो लाइट स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं, और स्क्रीन पे जहाँ पे जितना पे लाइट पड़ता है वो उस पर क्या होता है, इमेज बनता है वहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से। तो प्रोजेक्ट करने का भी ऐसा ही सब लगभग मीनिंग है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, कुछ भी नाम देता हूँ, इसका वेक्टर का नाम है आर वेक्टर है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अब मैं अगर मानता हूँ ये हमारे स्क्रीन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस हमारे लिए स्क्रीन है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे इसको लाइट इधर से दूंगा, तो इसका जो प्रोजेक्ट करेंगे इस पे लाइट, इसके लिए इमेज बनेगा, तो इतना ये बनेगा। इस पे अगर ऊपर से लाइट डाला जाए, फोकस किया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये इसको हम लोग ये वाला लेंगे, ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर वेक्टर का ये प्रोजेक्शन है। और इसको अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये x है, मान लेते हैं ये x है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x बाई आर इक्वल टू कोस थीटा, तो x इक्वल टू आर कोस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन x एक्सिस इज, क्या बोलेंगे हम लोग, आर कोस थीटा, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग क्या बोले थे, यही चीज तो होता है कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस इज, क्या हो जाता है, आर कोस थीटा। तो देखो ये दोनों चीज जो है ना एक ही चीज है, प्रोजेक्शन कह ले तो एक ही चीज है, कंपोनेंट कह ले तो एक ही चीज है। इसको बोलने का तरीका अलग है और इसको समझने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इसको हम लोग जो है समझ कैसे रहे हैं, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इसका इमेज इस एक्सिस पे जो बनेगा वही इसका प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन ही कंपोनेंट देता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसका इमेज इस एक्सिस पे लेना चाहूँ, इसका इमेज अगर इस एक्सिस पे लेना चाहूँ, वाई एक्सिस पे, तो इधर से लाइट, ये समझाने के बता रहा हूँ, इधर से लाइट आएगा तो इसका इमेज कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा, सोच के देखिए, इसका इमेज यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस। अब इसका अगर बात करेंगे कितना होगा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कोस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो सेम ही आया है जो वहां पे आया था। तो प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही चीज है। किसी भी वेक्टर का अगर हमको दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो उसका प्रोजेक्शन ले लो। मतलब हम दूसरे वेक्टर को मान लेंगे एक स्क्रीन और पहले वेक्टर को मान लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट, और हम लोग उसके तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। अगर उसका जो इमेज बनेगा वही लेंथ, उसका क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो हम लोग ये जो है, तो अब बोलने का थोड़ा सा खाली फर्क है। प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सिस, भाई किसी का इमेज किसी एक्सिस पर बनेगा ना, इसकी और एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के तरफ, आर का जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर या कौन से कंपोनेंट है, और वाई एक्सिस से कौन से कंपोनेंट जिससे मिलकर ये बनता है। तो आर का कंपोनेंट एक्स के अलोंग बोलेंगे तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा। तो बात दोनों एक ही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी को कंफ्यूजन होता है या डाउट आता है तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लो, वही प्रोजेक्शन ही उसका कंपोनेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्शन of a vector on another vector is called component of the vector।
ठीक है। तो कंपोनेंट में अगर कंफ्यूजन हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन, एक लाइट दिखाएंगे, इस मतलब इमेजिन करेंगे और उसका इमेज बनाने की कोशिश करेंगे दूसरे एक्सिस पे, ठीक है। और उसका जो इमेज बनेगा जैसा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे लाइन मिला के, हमको समझ में आ जाएगा ये वाला लेंथ क्या है, उसका कंपोनेंट है। अब हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐसा कहूँ कि हमारे पास ये वाला एक वेक्टर है ए और ये वाला एक वेक्टर है बी, ठीक है, ये वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अब अगर मुझसे कहा गया कि इसके बीच का एंगल थीटा है और हमको बी का कंपोनेंट अलोंग ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी का प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन लेने का तरीका क्या है, तो मैं यहाँ से सीधे इस स्क्रीन पे, ऐसे समझो, इस स्क्रीन पे अगर लाइट अगर इसे सीधा गिरेगा तो सोच के देखो, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, तो इसका इमेज कुछ ऐसा ही बनेगा, ये इतना ही इमेज बनेगा। देखो सोचिए, ऐसा ही इमेज बनेगा इसका कुछ, ये वाला पोर्शन। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला पोर्शन का लेंथ क्या होगा, इसका अगर कुछ भी मान लो लेंथ, अगर x मानना चाहते हो, l मानना चाहते हो, जो मानना चाहते हो, मैं इसको अगर मान लेता हूँ x, तो मैं लिख सकता हूँ x बाई बी इक्वल टू कोस थीटा, तो x इक्वल टू बी कोस थीटा, और ये यही क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, प्रोजेक्शन, ये x क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वेक्टर बी ऑन ए, ऐसे भी कह सकते हैं, या कंपोनेंट, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वैसे ही अगर हमको यहाँ पे कहा जाता कि भाई बताओ ए का कंपोनेंट अलोंग बी, तो हम लोग इसके परपेंडिकुलर, देखो गौर से, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमसे कहा जाता ए का कंपोनेंट बी की तरफ, तो मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइट, देखो स्क्रीन पे अगर कोई लाइट फोकस करना है तो लाइट क्या होगा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो ऐसे हम लोग इस पे लाइट, किस स्क्रीन पे लाइट, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइट। तो देखो अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, देखिए आगे बढ़ाया जाए तो ये होगा। देखो प्रोजेक्शन जो है ना, कंपोनेंट को विजुअलाइज कराता है और कुछ नहीं, विजुअलाइज करने में है। तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी ए अलोंग बी। अब अगर सोच के देखो, ये वाला तो 90 डिग्री एंगल होगा भाई, लाइट रे स्क्रीन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब इसको अगर मैं नाम देता हूं कुछ भी, इसको कुछ भी नाम दे दो, एल, ठीक है ना, एल नाम दे दिया इसको, ये वाला लेंथ अगर एल है, एल क्या है भाई, ये एल क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। एल क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एल बाई, देखो ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, एल बाई ए इक्वल टू कोस थीटा। तो यहां से हमको क्या मिला, एल इक्वल टू ए कोस थीटा। एल क्या है, एल क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या इसको हम लोग जो है कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इस तरह से भी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके एक्चुअल में विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग कंपोनेंट को, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का इसका कंपोनेंट निकालना है, तो हम लोग इस स्क्रीन पे, लाइट ऐसे होना चाहिए कि इस स्क्रीन पे लाइट गिर रहा हो, और इमेज अगर बनेगा तो लाइट के दायरे में बनेगा जितना लाइट जिस रीजन में जाके गिर रहा है, ठीक है। इसको टच करते हुए जिस रीजन को इमेज जाके बनेगा, देखो इमेज यहाँ पर ही बनेगा भाई, इसका इमेज क्या होगा, इस स्क्रीन पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं प्रोजेक्शन का यूज करके। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन देखा था एग्जांपल यहाँ पे कि ये 120 डिग्री का एंगल था, ठीक है, ये ए था, ये बी था। अगर हम लोग बोला जाए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो सोच के देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लाइट इस पे परपेंडिकुलर ऐसे। अब अगर तुम यहां से लाइट फोकस करोगे तो सोच के देखो, इसका इमेज इधर तो बन नहीं सकता है,
इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ। इसका इमेज जो है अगर इधर से ऊपर से लाइट मारोगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा। सोच के देखो, अगर ऊपर से लाइट तुम मारोगे यहाँ पे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। इसलिए ये कंपोनेंट होता है, समझ रहे बात को। तो प्रोजेक्शन ही कंपोनेंट है, और प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइट से। इसलिए हम लोग ये वाला एंगल को 60 लेते हैं और बहुत लोग इसको लिख देते हैं सीधा b cos 60। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ क्या है, b। अलोन क्या है, -a। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। लेकिन कंपोनेंट ऑफ b along -a is b/2, और कंपोनेंट इसी को लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ b along a अगर लिखेंगे is -b/2। अगर a का डायरेक्शन का नाम लेंगे तो -b/2 लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्शन जो होता है ये हमको हेल्प करता है कंपोनेंट को विजुलाइज करने में। ठीक है, और भी हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ऐसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है a, और ये वाला एंगल थीटा है। हमसे कहा गया कि a का कंपोनेंट बताओ इस वेक्टर की तरफ, n वेक्टर में नाम देता हूं उसको, इस n वेक्टर की तरफ a का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइट ऐसे लेंगे इस स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर अगर लाइट लोगे तो इसका इमेज कुछ ऐसे ही बनेगा। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यही बनेगा इमेज। ये हो गया इमेज इसका। अब ये वाला थीटा है, ये a है, तो ये मैं कुछ भी मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो l, स्मॉल l ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना स्मॉल l/a, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा भाई। ये रे इस पे 90 डिग्री है ना, सरफेस पे 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं l/a इक्वल टू cos थीटा। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो l इक्वल टू a cos थीटा। तो ये क्या है, l क्या है, कंपोनेंट ऑफ a along n वेक्टर, या प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन n वेक्टर। ये होता है प्रोजेक्शन का और कंपोनेंट का मीनिंग, इस बात को समझना है। तो हम लोग यहाँ पे बात ये समझे फाइनली, किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ अगर कंपोनेंट निकालना है तो सीधा कोस थीटा कर दो, अगर थीटा पता है तो। अगर थीटा पता नहीं है तो वहां पे कोशिश करो कि कुछ रिलेशन से थीटा मिल जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो तुम कंपोनेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कंपोनेंट बताने के लिए थीटा पता होना चाहिए दोनों वेक्टर के बीच का, और कंपोनेंट हमेशा कोस थीटा होता है। ठीक है, अब कोई कहेगा कि वहां तो कंपोनेंट साइन थीटा आया था, जैसे इसमें कोई कहेगा कि ये तो हमारा साइन थीटा आया था ना, यहाँ पे ये साइन थीटा आया था, ये आर साइन थीटा। भाई ये आर साइन थीटा नहीं था, एक्चुअल में था आर कोस 90 माइनस थीटा था, कोस ही था, लेकिन वो 90 माइनस थीटा होने की वजह से साइन बन गया था। ठीक है, तो कंपोनेंट हमेशा मैं ध्यान में रखना है कि कोस थीटा करके ही आएगा। साइन थीटा निकल जाता है वो अलग बात है, रिलेशन की वजह से। अब हम लोग जो है बात करेंगे, यहां पे हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए, देखो बुक में इस तरह से होता है, इस तरह बता रहा हूं बस, मतलब अगर पूछा जाए तो इसको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये कोई आर वेक्टर है, और इसका इधर अल्फा एंगल है, इधर बीटा एंगल है, तो हम लोग सीधा इसका कंपोनेंट, इस वेक्टर का कंपोनेंट लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट इक्वल टू आर कोस अल्फा, और वाई कंपोनेंट इक्वल टू आर कोस बीटा। ठीक है, अब ये वाला जो है ये हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये वाला हो जाता है वाई कंपोनेंट। तो हम इस वेक्टर आर को, ये जो वेक्टर आर है, इस वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूं ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि इस वेक्टर का और इस वेक्टर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये वाला वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर कोस अल्फा प्लस आर कोस अल्फा आई कैप प्लस आर साइन अल्फा आर कोस बीटा
जे कैप, ठीक है। हालांकि ये कोस बीटा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, वो अलग बात है, वो बात की बात है, लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू आर कोस अल्फा आर कोस बीटा जे कैप। मतलब ये हुआ एक वेक्टर को लिखना इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग वेक्टर को लिख रहे हैं, ठीक है। अगर एक वेक्टर हमको दिया हुआ है, हमसे कहा है कि वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ 5 है और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ इतना है, वाई एक्सिस के साथ इतना है, मैं तो जैसे इसका बोलेगा एंगल विथ एक्स एक्सिस इज कुछ भी देगा 30 डिग्री, और तो अपने आप वाई एक्सिस एंगल विथ वाई एक्सिस हमको पता चल जाएगा 60 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको पता चल जाता है। नहीं पता होता तो कोई बात नहीं, नहीं पता होता तो क्वेश्चन पे दिया होता, ठीक है, 60 डिग्री। तो हम लोग सीधे इसका अगर लिख सकते हैं, इस वेक्टर को दोबारा में लिखना चाहेंगे तो इस वेक्टर को मैं सीधा लिख सकता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू 5 cos 30 आई के प्लस 5 sin 30 सॉरी 5 cos 60 जे को, ठीक है, 5 cos 30 आई के 5 cos 60 जे के। या कोई चाहता है तो इसको ऐसे लिखता 5 cos 30 आई के प्लस 5 sin, या ऐसे लिख सकता था 5 cos 90 माइनस 30 cos 60 को 90 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखने पे ये बन जाता है r इक्वल टू 5 cos 30 आई के प्लस 5 sin 30 जे के। ऐसे भी कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीज यही है, बात जो है यही है। तो ऐसे भी लिख सकता है। तो ऐसे लिखने को हम लोग इस तरह के लिखने को ये बोलते हैं कि राइटिंग ए वेक्टर, है ना, राइटिंग ए वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट, किसी वेक्टर को इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना। तो यही इन दोनों कंपोनेंट से वेक्टर बनता है, इसके फॉर्म में हम लोग लिख दिए। तो बेसिकली ये सब जो भी है असल में क्या है, अगर हमको एंगल पता है तो कोस अल्फा कोस बीटा इस तरह करके लिखते हैं हम लोग कंपोनेंट। बाकी इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। मैग्नीट्यूड निकालना होता है अगर वेक्टर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट दो वेक्टर, क्योंकि ये भी एक आई और जे परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, ये और ये परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं, इस तरह से हमारे पास आ जाता है। तो ये 2 डायमेंशन में किसी का कंपोनेंट से यूज करके वेक्टर को जो है आई और जे के फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इन 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशन, ठीक है। हमारे पास हमको मान लेते हैं एक वेक्टर दिया है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और हमसे कह दिया है ये आर वेक्टर जो है ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस का, एंगल विथ एक्स एक्सिस इक्वल टू अल्फा, एंगल विथ वाई एक्सिस इक्वल टू बीटा, एंगल विथ जेड एक्सिस इक्वल टू गामा, इस तरह कुछ दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, इस तरह से एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिया होता है तो कुछ हिंट देगा, कुछ ना कुछ देगा, लेकिन हम लोग ऐसे मान के चलते हैं। अब हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बात करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो आर वेक्टर होगा, ठीक है, इसका अगर मैं एक्स कंपोनेंट लिखूंगा, एक्स कंपोनेंट तो सिंपल क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर, ये हो जाएगा सिंपल एक्स कोस अल्फा। मैंने सीधा बोला है कि कोस अल्फा कोस थीटा, उस वेक्टर का जिसके तरफ एंगल पता है उसके साथ कोस थीटा। y कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू y कोस बीटा, और उसके बाद हम लोग कहेंगे z कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू z कोस गामा, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। फाइनली अगर इस वेक्टर को लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस वेक्टर को वेक्टर r इक्वल टू
एक्स कंपोनेंट फुल आई केयर, वाई कंपोनेंट जे केयर, जेड कंपोनेंट के केयर। भाई देखो कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट से मिलकर बना होगा ना, उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, अब जब इसको लिखेंगे तो ये वेक्टर हमारा बन जाएगा आर इक्वल टू सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ना, एक्स कोस सॉरी आर कोस अल्फा, आर कोस बीटा, आर कोस गामा। क्यों? क्योंकि आर का कंपोनेंट कर रहे हैं ना, तो आर का कोस अल्फा होगा, आर का कोस बीटा होगा, आर का कोस गामा होगा। ये हम लोग लिखेंगे आर कोस अल्फा आई के, आर कोस बीटा जे के, आर कोस गामा के के, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे आर कॉमन लेंगे, कोस अल्फा आई के, कोस बीटा जे के, कोस गामा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट से कंपोनेंट को यूज करके एक वेक्टर को लिखने का तरीका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में या एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में। तो हमने एक वेक्टर को लिखा जिसका मैग्नीट्यूड हमको आर पता था बस, और इसके एंगल्स पता था। हमें क्या पता था? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर पता था और इसका एंगल एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ क्या है वो पता था। हमने उस वेक्टर को लिख दिया, वो वेक्टर क्या होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर कुछ भी है ए, और इसका मैग्नीट्यूड है कुछ मान लेता हूं मैं 10, ठीक है। इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस दिया हुआ है, इसका जो है 60 डिग्री, एंगल विथ वाई एक्सिस दिया हुआ है इसका 30 डिग्री। देखो एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है तो वाई एक्सिस के साथ अपने पता होता है, ठीक है। एंगल विथ जेड एक्सिस दिया हुआ है इसका कुछ मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री, 30 डिग्री, और ये मान लेता हूँ मैं 45 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा इसके लिए इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट ए का 10 cos 60। 10 cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 cos 60 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2 मतलब 5। उसी तरह से y कंपोनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा 10 cos 30 और ये हो जाएगा 10√3/2 मतलब ये हो जाएगा 5√3। उसी तरह से z कंपोनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा 10 cos 45, ये हो जाएगा 10 इंटू 1/√2 मतलब 5√2। इस तरह से सारे कंपोनेंट लिख दिए। जब कंपोनेंट मिल गया तो सारे कंपोनेंट मिला के ही तो एक वेक्टर बनता है। भाई वेक्टर के कंपोनेंट अगर हम बता रहे हैं तो उन्हीं से मिलके तो ये वेक्टर बना होगा। तो अब हम लोग लिख देंगे वेक्टर आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 आई के प्लस 5√3 जे के प्लस 5√2 के के। इस तरह से हमारे पास ये वेक्टर बनता है। तो कंपोनेंट्स का यूज करके हम लोग एक वेक्टर को बनाते हैं कैसे? इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक वेक्टर था, एक वेक्टर है हमारे पास आर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है आर और इसका एंगल ऑफ आर विथ एक्स एक्सिस को कुछ में नाम दे दिया ए, एंगल ऑफ आर विथ वाई एक्सिस इसको नाम दे दिया बी, कुछ एंगल है एंगल ऑफ आर विथ जेड एक्सिस इसको दे दिया सी। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर लिखने का तरीका सीखे कि इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आर कोस ए आई के, आर कोस बी जे के, आर कोस सी के ये वेक्टर लिखना सीखे हम, ठीक है ना। इसको अल्फा बीटा गामा भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एबीसी में ले लेता हूँ। इस तरह से हमने ये वेक्टर कैसे लिखा? भाई इसका अगर एंगल पता है
एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका कंपोनेंट एक्स में लिख लिए। इसका अगर एंगल पता है वाई एक्सिस के साथ, कंपोनेंट लिख लिया वाई एक्सिस में। इसका अगर एंगल पता है जेड एक्सिस के साथ, कंपोनेंट लिख लिया जेड एक्सिस के साथ। कंपोनेंट लिखने के बाद सारे कंपोनेंट के साथ उसको लिख देंगे। आई का कंपोनेंट आई के साथ, जे का कंपोनेंट जे के साथ, के का कंपोनेंट के साथ। इस तरह से मिला करके हम लोग ये वेक्टर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे होता है एक बात, तो बात यहाँ पे ये है कि मैं इसको बोल सकता हूं ऐसे कि ये इसका x कंपोनेंट है, मैं इसको xi, मतलब लेंथ इन x एक्सिस तो होगा ये। इसको मैं बोल सकता हूं y कंपोनेंट, तो yj, इसको zk। ये क्या है, x एक्सिस में इसका लेंथ ये वाला, ये और ये। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको ऐसा पता होता है कि एक वेक्टर पता हो, अगर हमको एक वेक्टर पता हो और उसके कंपोनेंट्स पता हो, एक वेक्टर पता है और उसके अगर हमको कंपोनेंट्स पता है, तो हम लोग उसको उसके कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं और उसको उसके इस टर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह का एक्स के टर्म में भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करने के हमको यहाँ पे लिख सकते हैं आर कोस ए इक्वल टू एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ कोस ए इक्वल टू एक्स बाई आर। उसी तरह से मैं यहाँ कंपेयर करूंगा आर कोस बी इक्वल टू वाई, तो कोस बी इक्वल टू वाई बाई आर। उसी तरह से अगर आपको पता है आर कोस सी इक्वल टू जेड, तो कोस सी इक्वल टू जेड बाई आर। अब यहाँ पे आर क्या है, ये जो आर था, आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आर क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ये जो मैं लिखा हूं कोस अल्फा, कोस ए, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस अपॉन मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर। ये क्या है, कोस ए। कोस ए क्या है, एंगल ऑफ वेक्टर। ये क्या है, एंगल, कोस एंगल, कोसाइन एंगल, कोस को कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन एंगल ऑफ वेक्टर आर विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, उसी तरह से मैं लिख सकता हूं इसके लिए कोस बी को लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वैसे ही मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख ही देता हूं, मैं कोस बी को लिख सकता हूं कंपोनेंट, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई अपॉन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड, यही तो है मैग्नीट्यूड आर का। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो होता है, ये क्या है, कोसाइन ऑफ वेक्टर आर विथ वाई एक्सिस। ऐसे ही जेड के लिए लिख सकते हैं हम लोग, कोस सी लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसको बोलते हैं कोस सी। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग कोस ए को कुछ ऐसे नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग एल। एल क्या है, कोस ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एम। एम क्या है, कोस बी। एम क्या है, कोस बी, इसको नाम दे देते हैं एम। एम क्या है, कोस सी। तो हम लोग जो है एल एम एन, ये जो तीनों चीज है, एल ये जो हमारे पास आया, एल एम एन, ये जो तीन है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। अब एल का वैल्यू क्या होता है, तो एल का वैल्यू होता है कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई, सॉरी कंपोनेंट ऑफ आर अपॉन एलोंग एक्स अपॉन क्या हो जाता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विद एन। ठीक है, इस तरह से इसका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन, और इसको हम लोग कहते हैं कोस थीटा एंगल, यानी कोस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं, इसको फिर समझ में आ जाए। अब हमारे पास जैसे एग्जांपल है, मैं ले लेता हूँ कोई वेक्टर है आर, ये है 2i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस तरह से जो है हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, अब देखो हमको वेक्टर दिया है, ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि बताओ ये वेक्टर x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, z एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, या हमको ऐसे पूछा जाएगा बताओ कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एंगल r, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एंगल r अगर पूछा जाएगा, इसका मतलब r का x एक्सिस के साथ कौन सा कोस थीटा होता है, r का y एक्सिस के साथ कोस थीटा कितना होता है, r का z एक्सिस के साथ कोस थीटा कितना होता है। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से बातें पूछा जा सकता है। यहाँ पे बात पूछा जाता है फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर r विथ x एक्सिस, y एक्सिस, या तीनों, या कोई एक पूछ देगा z एक्सिस, या हो सकता है सिर्फ x एक्सिस पूछे कोई दिक्कत नहीं है, या y एक्सिस पूछे कोई दिक्कत नहीं है, z एक्सिस पूछे कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे पूछा जा सकता है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन, ये कोस b, ये है डायरेक्शन कोसाइन कोस c, जिसका नाम हम n दिए हैं, इसका नाम हम लोग n दिए हैं, और वहां पे था डायरेक्शन कोसाइन, इस तरह से। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये वेक्टर r है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ r अलोंग y, अगर y के साथ एंगल निकालना अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं r का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जब तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा सीधा भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का करो, तीन होते इसी तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, और ये हो जाएगा √50, मतलब 5√2, सॉरी 550 ना, तो हाँ 5√2, ये आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अगर हम लोग को बताना होगा कोस अल्फा, है ना, या एंगल विद एक्स एक्सिस, कोसाइन विथ एक्स एक्सिस, अगर हमको बताना है तो कोस अल्फा हम लोग बोल देते हैं, और इसको क्या होगा x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड 3/5√2। इसी तरह से अगर हमको यहाँ पे बताना है बताना है कोस बीटा, मतलब एंगल ऑफ r इन टर्म्स ऑफ कोसाइन विथ y एक्सिस, अगर निकालना है, इसको नाम में से कोस बीटा देता हूं, तो क्या होगा, कंपोनेंट y कंपोनेंट क्या है b, तो y कंपोनेंट हो गया b, तो 4/5√3। इसी तरह से अगर हमको निकालना है एंगल ऑफ r इन टर्म्स ऑफ कोसाइन विथ z एक्सिस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस गामा इक्वल टू 5/5√2 या 1/√2, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके साथ एंगल z एक्सिस के साथ। ठीक है, अब अगर हमको बोला है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे, इसमें हम लोग जो है एंगल पूछा तो इस तरह एंगल निकाल देंगे कोस थीटा, ये ठीक है, इसका कोस गामा इक्वल टू 1/2, तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं
बीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5√3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर पता होगा तो हम लोग लिख देंगे। चलो अब हम लोग को इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम लोग लिखेंगे 3/5√2 3/5√2 और दूसरा 4/5√3 और क्या हो जाएगा 1/√2 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले, कोस थीटा सबका करती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन बताने का, ठीक है। कैसे किए हम लोग, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स, ये तो कंपोनेंट ही तो होता है भाई, अपने कंपोनेंट से ही तो मिलके बनता है कोई वेक्टर, ठीक है। अब इसको एक दूसरे तरीके से अगर समझना चाहो तो हम लोग एक दूसरे तरीके से इसको बात कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा गौर से अगर देखा जाए तो हमको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ये हमारे पास आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का अगर मैं इस आर वेक्टर का लिख दूं यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर है, आर का मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूं, तो आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आर में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आर कैप और ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 5√2। इसी को हम लोग अगर चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5√2 i कैप प्लस 4/5√2 j कैप प्लस 5/5√2 k कैप। अब गौर से देखो, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स, देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, ज्यादा दिमाग में लगाना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स या ऑफ आर विथ एक्स, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं एंगल या ऐसे लिखते हैं कोस थीटा या कोस अल्फा इक्वल टू 3/5√5। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ वेक्टर आर विथ एक्स एक्सिस, वैसे ही ये क्या होगा y के साथ कोस बीटा 4/5√2 और ये हो जाएगा कोस गामा 5/5√2। आ गया। तो हम लोग सबसे पहले इस काम को ऐसे कर सकते हैं, हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर का हर एक पार्ट, आई वाला पार्ट एक्स एक्सिस के साथ कोस थीटा है, जे वाला पार्ट वाई एक्सिस के साथ कोस थीटा है, के वाला पार्ट जेड एक्सिस के साथ कोस थीटा है। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, तो इतना ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, मतलब क्या असल स्टोरी है, लेकिन इसको सीधा सीधा हम लोग ऐसे करते हैं, यूनिट वेक्टर लिख दो, यूनिट वेक्टर का एक्स एक्स वाला पार्ट वो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन विथ एक्स, यूनिट वेक्टर का वाई वाला पार्ट डायरेक्शन कोसाइन विथ वाई, यूनिट वेक्टर का जेड वाला पार्ट कोस थीटा विथ जेड एक्सिस। इस तरह से हम लोग करके निकाल। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर्स को कैसे कंपोनेंट के टर्म्स में ऐड किया जाता है, वेक्टर्स को जो है कंपोनेंट के टर्म्स में कैसे ऐड करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है एक वेक्टर है इस तरह, ठीक है, और ये वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड दिया है 5 और ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, और हमको एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं इस तरफ, ठीक है, और इस वेक्टर का जो है एंगल हमको दिया है इधर इस साइड में, वो तो एंगल इधर भी तो हम तो पता कर ही लेंगे अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है, तो ये एंगल मान लेते हैं हमको दिया है 60 डिग्री और इसका लेंथ दिया है हमको 8, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बोला है ये वेक्टर जो है ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इसको हम लोग बी वेक्टर बोलते हैं, बोला है इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो अब इस वेक्टर को ऐड कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम हम दोनों वेक्टर को मैंने उसका जो है कंपोनेंट के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इन वेक्टर्स को लिखना चाहूँगा तो ये वाला वेक्टर को अगर मैं लिखता हूँ, ये वाला वेक्टर को अगर मैं लिखूंगा तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 8 cos 60
और इधर में हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 8 cos 30 लिख दिया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 8 cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, 8 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इसका वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू √3/2 ये हो जाएगा 4√3, ठीक है। अब अगर इस वेक्टर को लिखना है हमको अगर लिखना है ए वेक्टर को, तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी बी वेक्टर को, तो बी को मैं लिख सकता हूँ बी इक्वल टू ये हो जाएगा -4i, क्योंकि भाई उल्टा डायरेक्शन में देखो इस साइड में है इसलिए -4i प्लस 4√3j, इस तरह से लिख दिए, ठीक है, ऐसे लिख दिए। और इसका अगर मैं कहूँगा अब ये वेक्टर का क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया ये, और इसका कंपोनेंट हो गया ये। हमने इसको कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा, इसको हम भूल गए, हम किसके टर्म में लिख दिए, कंपोनेंट के टर्म में। अब दूसरे वाले वेक्टर को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो दूसरे वाले वेक्टर को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये इस तरह से है, ये 5, ये एंगल 37, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 5 cos 37 और इधर हो जाएगा ये 37 तो ये 53, ये हो जाएगा 5 cos 53। हम लोग sin 37 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 37 तो ये 90 - 37 तो cos 90 - 37 sin 37 हो जाता है वो भी, लेकिन हम लोग cos 53 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, ये हो गया 4, cos 53 का वैल्यू होगा 3/5, 5 इंटू 3/5 ये हो गया 3। तो ये वाला लेंथ हो गया 3 और ये वाला लेंथ हो गया 4। तो इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ए वेक्टर को लिख सकते हैं 4i + 3j, ठीक है। अब अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो हम लोग सीधा कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे करना है a + b, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे 4i + 3j प्लस -4i + 4√3j, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन को देखो, एक डायरेक्शन को दूसरे के साथ नहीं जोड़ सकते अगर डायरेक्शन सेम है। जैसे देखो मैं कहता हूं ये 2 मीटर वेक्टर है इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर इधर है 2 मीटर इस डायरेक्शन में, तो मैं इन दोनों को सीधा अलजेब्रिक एडिशन कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं इसको दोनों को, इसको 2i इसको भी 2i, और ये बोल सकता हूं 4 मीटर i, ऐसे बोल सकता हूं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से है कि एक वेक्टर इधर है 2 मीटर तो i डायरेक्शन में, तो इसको 2i, एक वेक्टर इधर है 2 मीटर j डायरेक्शन में, तो इसको दोनों को हम लोग सीधा ऐड नहीं कर सकते। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एडिशन की तरह ऐड कर देते हैं। मैं बता चुका हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर में, तो अलजेब्रिक एडिशन की तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन अलग है तो इसको ऐड नहीं कर सकते अलजेब्रिक एडिशन की तरह। इसको मुझे ऐसे ही लिख के छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर i - 2 मीटर j, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन इसलिए -j लिखा हूं, ऐसे लिख के छोड़ना पड़ेगा। तो वही बात है, ये और ये दोनों i वाला जुड़ जाएगा, j वाला जुड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 4i - 4i + 3j + 4√3j, ठीक है। और ये बन जाएगा, ये बन गया यहाँ पे, ये तो हो गया 0i + 3 + 4√3j, ये हो गया a + b का वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से ऐड कर देते हैं, दो वेक्टर को अगर उसके कंपोनेंट के टर्म में ऐड करना है, ठीक है, कंपोनेंट के टर्म में ऐड करना है। इसको हम लोग चाहें तो दूसरा तरीका भी था हमारे बीच में ऐड करने का। हम लोग क्या करते, इन दोनों के बीच का एंगल पता करते, ये 37 ये 60 कितना हो गया 97, तो टोटल 180 होता है, 180 - 97, ये 180 - 97 करते, ये कुछ आ जाएगा मेरे ख्याल से 180 - 97 3, ये हो जाएगा 83, ये हो जाएगा 83। तो हम लोग कर सकते हैं a² + b² + 2ab cos 83 का अंडर, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन सोचो क्या ऐसा करके 83 का वैल्यू निकाल पाओगे?
नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे अगर करते हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पहले तो ये करेंगे, फिर इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, अपने आप डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसलिए हम लोग इस मेथड से कंपोनेंट करके इसको ऐड करते हैं, तो ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा इजीली ये काम हो जाता है। अदरवाइज अगर हम लोग दोनों को वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कंपोनेंट करके किसी वेक्टर को ऐड करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, तो ऐसे हम लोग इसको कंपोनेंट करके ऐड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो है, ये हमने दोनों वेक्टर को जो है दोनों का वेक्टर का कंपोनेंट लिख लिया। अब मैं इसको जो है इतना कुछ लिख के नहीं, हम लोग डायरेक्ट जो है एक डायग्राम बना के सोल्व कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को एक डायग्राम में बनाऊं, तो इन दोनों को अगर मैं एक डायग्राम में बनाऊंगा, इसके कंपोनेंट्स, तो इधर में क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर में है 4 और इसका कंपोनेंट इधर में है 3, ठीक है। इसका अगर मैं लिखूंगा तो इसका कंपोनेंट है इधर में 4 और इसका कंपोनेंट इधर में क्या है 4√3, ये है 4√3। अब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, x वाला x के साथ जोड़ देंगे, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएगा 3 + 4√3। तो हमारे पास क्या बचा, x में क्या हो गया 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन 4 4 था 0, तो हमारे पास बचा ये वेक्टर, हम लोग कह सकते हैं a + b = 0i + 3 + 4√3 j। ऐसे डायरेक्ट कर लो एक लाइन में, या फिर वो सारा लिख के करो, तो मैं ये शॉर्टकट में तरीका है इसको करने का। तो मैं इस दोनों वेक्टर को ऐड किया कंपोनेंट्स के फॉर्म में, डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने एक डायग्राम में, ठीक है। और दूसरा तरीका भी है करने का, एक एग्जांपल इस तरह का और देख लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। ये जो है कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। अब जैसे हम लोग लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है इस तरह से, ये है इधर में है 5i, और एक वेक्टर है हमारे पास इस तरह से 10j, सॉरी j नहीं 10 है बस, तो इसका j तो डायरेक्शन नहीं होगा ना, 10 है, लेकिन दिया हुआ है इसका एंगल यहाँ पे 37 डिग्री है। एंगल 37 का डिग्री का मैं वैल्यू बता चुका हूँ, तो एंगल 37 कोस लिख देता हूँ, कोस 37 होता है 4/5 और साइन 37 होता है 3/5, इस तरह से। अब क्या करेंगे, एक वेक्टर है, ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है b, इस तरह से दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब हमको बोला है, हमको करना है a + b, वेक्टर a + b करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका कंपोनेंट्स करेंगे। हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी a तो x डायरेक्शन में है ही, a जो है 5i ये तो x डायरेक्शन में है ही, तो इसका कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा इसका लिख सकता हूं कि a का कंपोनेंट क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, और वो किधर है, x में। सिर्फ a x से बना है, उसका कंपोनेंट सिर्फ एक ही है। अब मैं अगर बात करूंगा b का, तो b के बारे में बात करते तो b का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो होगा b cos 10 cos 37, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा 10 sin 37। भाई ये 37 तो ये 90 - 37 और cos 90 - 37 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 - 37 ना, ये 90 - 37, और मैं यहाँ पे अगर करूंगा 10 cos 90 - 37, तो मैं इसको 10 sin 37 लिख सकता हूँ, लिख दिया। 10 cos 37 तो ये हो जाएगा 10 × 4/5, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 10 × 3/5, ये हो गया 6, ठीक है। अब हम लोग के पास वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हो गए। इधर में क्या है, इस वेक्टर का a का इधर कंपोनेंट है 5, और b का क्या है, b का जो है कंपोनेंट इधर है 8,
और इधर है 6। हम इन x में अगर काम करना है तो इन दोनों को मिला के लिख देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो x में क्या होगा, इधर 5 है, इधर 6, इधर कितना बचेगा -1, इधर बच जाएगा, इधर में क्या बच जाएगा 8, ये हो गया 1, ये हो गया 8। अगर मुझे इस वेक्टर को लिखना होगा a प्लस बी, अगर इस वेक्टर को लिखना है a प्लस बी तो मैं लिखूंगा -i² 1i² प्लस 8j², सॉरी -8j², दोनों नीचे, इधर माइनस में, एक ही माइनस में है, तो -1i² -8j² या i² -8j²। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात होगी तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों इसको ऐड करेंगे तो इधर तो मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड a प्लस बी का अगर मैं बोला जाए तो ये हो जाएगा क्या 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर, जो भी आएगा √65 ये आ जाएगा। बाकी और भी सारी चीजें, एंगल वो एंगल कितना होगा, ये तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने सिखा ही दिए हैं। एंगल कितना होगा, अगर पूछा जाएगा इसका बताओ वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, इसका एंगल विद वर्टिकल, किसका रिजल्टेंट का, मैं यहां पे अगर कहता हूं एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वर्टिकल, अगर रिजल्टेंट का एंगल वर्टिकल के साथ पूछा जाए तो इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं अल्फा, और ये बेस हो जाएगा। भाई अगर एंगल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट देखो ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे और ये एंगल अल्फा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा P, ये वाला परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा 1/8 tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/8। अगर हमको इसका हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वर्टिकल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद हॉरिजॉन्टल अगर निकालना है तो हम लोग लिखेंगे, रिजल्टेंट विद वर्टिकल निकालना है तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, ये 8/a हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अगर मैं थोड़ा बड़े साइज में करके अगर दिखाऊं तो ये है 1, इसी को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये हो गया 8, ये हो गया 8। अगर हम लोग यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम मेथड, अब देखो जो बचा हुआ पार्ट है उसी का तो हम लोग ऐड करेंगे इस वेक्टर में, इस वेक्टर एडिशन करने के बाद हमारे पास यही तो बचा ये और ये, तो इन्हीं का एडिशन से जो बनेगा वो वेक्टर बनेगा। तो हम लोग इसके जो है ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और ये होगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट है, ये वाला एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ, तो हम लोग कह सकते हैं ना ये 1 तो ये भी 1, तो यहाँ पर से जो है tan अल्फा जो हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया इस पे एंगल, ये बेस, तो ये हो गया 1/8। उसी तरह से अगर इसको मैं बीटा नाम देता हूँ तो tan बीटा को मैं बोल सकता हूँ, ये हो गया बेस जिसपे एंगल है, और इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है 8, तो ये 8/1। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको करते हैं, ठीक है।